1 जनवरी साल का पहला दिन, पर चीजें लग रहा है पुरानी की पुरानी ही है। एक दिन में कौन सा बदल जाएगा। हाँ, मन की स्थिति की बात अलग है थोड़ी। लोग नए साल में नए जोश से रहते हैं, अलग हिसाब किताब है। मेरी शर्ट कल भी यही थी, आज भी यही है, मैं भी यही हूँ, टॉपिक भी वही है, प्रकाश। ठीक है, कल नहीं खत्म हुआ था, नाम मैराथन था, मैंने जानबूझ के रख दिया था। ठीक है, 2 पार्ट में है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। और रहेगा तो मैं मर्ज कर दूंगा इस पूरे लेक्चर को, पर मैं नहीं करने वाला हूँ। आप 2 दिन देखिए इसको पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए, हमने परावर्तन देख लिया था, रिफ्लेक्शन देख लिया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं वह है अपवर्तन। क्या है वह है अपवर्तन, जिसको एक दूसरी भाषा में कहा जाता है, जिसके लिए दूसरी भाषा ही कह लो, इंग्लिश, और उसमें कहा जाता है आपका रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन। अच्छा, पिछले वाले में हो सकता है मैंने एक जगह पे रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन लिख दिया जाए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, निकल जाता है, दोनों वर्ड्स एक जैसे हैं, तो वहाँ रिफ्लेक्शन होगा। आज का जो पूरा टॉपिक है वह है आपका रिफ्रैक्शन। क्या है? अपवर्तन। ठीक है ना, अपवर्तन। चलिए आइए, चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। आवाज भी नहीं खत्म हो जाएगा तो मैं एक पार्ट और लूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज बेसिक जो वैसी चीजें हैं, आंख इसमें नहीं पढ़ाई जाती भाई, मैं आंख इसमें अलग से टॉपिक लेता हूं, तो आंख को इसमें आप इंक्लूड मत करिएगा। ठीक है, बाकी और चीजें तो मैं बता ही दे रहा हूं इसमें। ठीक है, अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंग्लिश में बोला जा रहा है इसको रिफ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है उसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। जब एक माध्यम से लाइट दूसरे माध्यम में जा रही है, मैं इसको एक एग्जांपल, एक ग्लास स्लैब वाला जो 11th-12th में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है 12वीं वगैरह में, मैं उसी को यहाँ बना करके आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये लाइट की किरण आई है ऐसे, ये अभिलंब है मेरे भैया। अब इसको कैसे होना था? निकलना सीधे था, लेकिन यह सीधे निकलेगी नहीं। यह कांच है, यह ग्लास है ये, और बाहर एयर है, हवा है। तो ये क्या काम करेगी? अभिलंब, इसको अभिलंब कहा जाता है, नॉर्मल। यह नॉर्मल की ओर झुकेगी, हल्की सी झुक गई नॉर्मल की ओर। यहां पर वापस एक नॉर्मल बनाता हूं। अब यहां से क्या काम करेगी? इस तरह से निकल जाएगी। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिए, हवा और कांच में सघन कौन है और विरल कौन है? सघन का मतलब है डेंसर और विरल का मतलब है रेयरर। मतलब कौन गाढ़ा ज्यादा है, कौन गाढ़ा कम है। तो हवा कम गाढ़ी है, कांच ज्यादा गाढ़ा है। हवा कम गाढ़ी, कांच ज्यादा गाढ़ा। तो यहां पे अगर देखें तो अभिलंब की ओर झुक रही है। तो याद रखिए, जब एयर से कहां जा रही है? ग्लास में। एयर से कहां जा रही है? ग्लास में। और एयर क्या है आपका? विरल है। विरल मतलब इंग्लिश वाले देख लें, रेयरर। और ग्लास का मतलब है यहां पे सघन, सघन का मतलब है डेंसर, डेंसर। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है तो वह क्या काम करेगा? जो प्रकाश है वह, ठीक है, ये जो लाइट की रे है, जो किरण है, जो प्रकाश किरण यहां पर है, ठीक है, जो प्रकाश किरण है यहां पर, जो प्रकाश किरण है वह क्या होगी? अभिलंब की ओर झुकेगी। किधर की ओर झुकेगी? अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, किधर की ओर झुकेगी? अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर।
टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ा तेज चलूंगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, किधर की ओर झुकेगी? जब प्रकाश विरल से सघन की ओर जा रहा है तो यह क्या हो रहा है? तो यह क्या हो रहा है? यह किसकी ओर झुक रहा है? अभिलंब की ओर झुक रहा है। बात क्लियर है यहां पर? दूसरी बात, झुक रहा है, इसको सीधे निकलना चाहिए था। आपको यहां लग रहा है कि क्या इसकी गति थोड़ी धीरे हो गई है? जी हां, इसकी गति धीरे हो गई है, इस वजह से इसको सीधा निकलने के बजाय ये क्या हो गया है? हल्का सा बेंट हो गया है। तो यहां पर याद रखिए, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना, ऐसे आप कह लीजिए, मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। तो क्या जब विरल से सघन में जा रही है तो क्या प्रकाश अभिलंब की ओर झुक रहा है कि नहीं झुक रहा है? झुक रहा है। इसका मतलब उसकी स्पीड पे क्या फर्क पड़ा है? धीरे हो गई है। क्या हो गई है? स्पीड धीरे हो गई। तो याद रखिए, स्पीड यहां क्या हो गई है? वेलोसिटी, या आप इसको क्या कह लीजिए? वेलोसिटी कह लीजिए। तो वेलोसिटी घट गई है। कब? कब? जब लाइट आपकी, लाइट कहां से कहां जा रही है? कहां से कहां जा रही है? रेयरर टू डेंसर, मतलब ज्यादा गाढ़े से कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़े में जा रही है। भाई जाहिर सी बात है, दलदल में सही से चल पाओगे क्या? स्पीड कम हो जाएगी। नहीं तो ऐसे याद रखना। तो प्रकाश का जो वेग है वह डेंसर माध्यम में कम हो जा रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक तो बात ये हो गई। अब यहां से जब यह निकला है बाहर तो जरा देखिए किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। अब निकलते वक्त, तो निकलते वक्त यह कहां जा रहा है? यह जा रहा है सघन से विरल में। तो निकलते वक्त जब सघन से विरल में जा रहा है, जब कांच से बाहर निकल रहा है, तो यह अभिलंब के किधर जाएगा? अभिलंब से किधर जाएगा? दूर जाएगा। मैं ऐसे लिखता हूं मेरे भैया, अभिलंब से दूर। किधर जाएगा? अभिलंब से दूर। किधर जाएगा मेरे भैया? अभिलंब से दूर जाएगा। फाइन। तो अभिलंब से दूर जाएगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? और तेज हो गई, और बढ़ गई वह। ठीक है, और क्या हो गई? बढ़ गई। तो याद रखिए, जब विरल से सघन में जाता है, कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़े में जाता है, तो प्रकाश का वेग घट जाता है। और जब ज्यादा गाढ़े से, मतलब सघन से कम गाढ़े में, विरल में जा रहा होता है तो प्रकाश की गति बढ़ जा रही होती है। यहां पर एक बात और, मैंने पहले भी जो आपको क्वेश्चन राउंड कराया हुआ है वहां मैंने आपको समझाया हुआ है कि भैया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गति करता है तो उसकी चाल पर प्रभाव पड़ता है। वह बढ़ सकता है या घट सकता है। वो आप देख रहे हो, कहां पर बढ़ेगा कहां पर घटेगा, वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया। तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होगा अगर वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो। ठीक है, उसकी तरंग दैर्ध्य पर भी फर्क पड़ेगा अगर वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो। यहां तक यह बात समझ में आई? अब जरा देखिए, एक फॉर्मूला होता है V बराबर न्यू लैम्डा। एक फॉर्मूला होता है जहां पर न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। और V क्या है यहां पर? वेलोसिटी, वेग प्रकाश का। तो एक रिलेशन है, यह एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन के तहत जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रहा होता है तो वेलोसिटी क्या होती है? या तो घटती है या तो बढ़ती है। ठीक है ना, एक बात ये हो गई। तो अब ये बताओ कौन सी चीज चेंज नहीं होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है? तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भैया प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर गति कर रहा होता है तो कौन सी चीज नहीं बदलती है?
आवृत्ति नहीं बदलती है, ये याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी उस लाइट की, उस प्रकाश की नहीं बदलेगी आवृत्ति, अगर वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है या प्रकाश के साथ कुछ भी हो रहा है, उसकी आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आवृत्ति पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो प्रकाश का वेग अगर घट रहा है, बढ़ रहा है, तो लैम्डा को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से लैम्डा वेवलेंथ और प्रकाश का वेग ये दोनों तो चेंज होंगे, क्योंकि आवृत्ति को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, यह हमेशा एक जैसी रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीन चीजों में कौन सी चीज नहीं बदलती है, तो आवृत्ति नहीं बदलती है, वो वही की वही रहती है। दूसरी बात कि वेग और तरंग दैर्ध्य इनमें परिवर्तन होता है। मैंने एक बार पीछे भी बोला था, यही डिट्टो सवाल पीसीएस में उतरी हुई है कि इनमें से कौन सी चीज चेंज नहीं हो रही है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? तो यहां से ये सवाल क्लियर हो गए। अच्छा, अब आगे जरा सुनिए इसकी कहानी। वेग में कितना परिवर्तन आएगा, उस वेलोसिटी पर, उसके वेलोसिटी पे कितना फर्क पड़ेगा, कितनी कम होगी, है ना, यह निर्भर करता है उस माध्यम के घनत्व पर। वह माध्यम जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, वो उसका जो है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक, मतलब आप ऐसे समझिए, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, लाइट उतनी ही ज्यादा बेंड करेगी। ठीक है, तो यहां याद रखिएगा, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, ठीक है, इसको म्यू भी कहते हैं, म्यू अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी उतनी ही धीरे हो जाएगी, प्रकाश में उतना ही ज्यादा परिवर्तन आएगा। अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता चला जाएगा, प्रकाश की गति उस माध्यम में उतनी कम होती चली जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? क्लियर है? तो याद रखिए कि अब यहां पे जो आगे बता रहा हूं, मतलब कि अगर अपवर्तनांक म्यू ज्यादा है तो वह लाइट ज्यादा झुकेगी, अपवर्तनांक अगर ज्यादा है तो वह लाइट ज्यादा झुकेगी, उसकी वेलोसिटी कम है, और अगर अपवर्तनांक कम है तो लाइट कम झुकेगी। तो यहां पे याद रखिए, दो चीजें और बता रहा हूं, ठीक है, दो चीजें और बता रहा हूं, ये आपको यहां थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, इसको जरा देखिए आप। ये बताया था आपको थोड़ी देर पहले, तो ये एंगल क्या होगा आपका, ये एंगल अगर आई है और ये एंगल क्या है आपका, ये एंगल आर है। ठीक है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। ठीक है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो यहीं पर एक नियम लिख रहा हूं, जरा देखिए, स्नेल्स लॉ। क्या है वह? स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स का नियम है, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, जल्दी ये सब चीजें कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि उनको लगता है फालतू है। ठीक है, उतना ज्ञान भी नहीं रहता उनके पास। तो स्नेल्स लॉ जो है, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर स्नेल्स लॉ है। यहां से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। साइन आई क्या है, ये वाला एंगल है, और साइन आर क्या है, ये वाला एंगल है। ठीक है, आगे जरा देखिए, एक और होता है, म्यू बराबर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अपवर्तनांक निकालने का एक और फार्मूला होता है, वह यह है फार्मूला कि भैया निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू बराबर 3 × 10⁸, यही होता है, बटा भी मीडियम। मीडियम में कितनी चाल, तो जाहिर सी बात है मीडियम में तो चाल कम हो जाती थी, इस वजह से अपवर्तनांक लगभग जनरली हर एक चीज का कितना है, 1 से ज्यादा होता है। तो अपवर्तनांक के बारे में एक बात याद रखिए, म्यू या तो 1 के बराबर या तो 1 से बड़ा होता है। म्यू जो अपवर्तनांक है, या तो वो 1 या तो 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, बात यहां तक सारी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे नहीं लग रहा है किसी प्रकार की परेशानी होगी। तो ये याद रखिएगा, ये फार्मूला
निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, इससे सवाल है। मैं जब आपको अभी इसका पूरा का पूरा केवल न्यूमेरिकल सेशन कराने वाला हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सवालें रहेंगी, सवालें मतलब जो न्यूमेरिकल सवाल आती है, हल करने वाली सवाल वो रहेंगी, वो जहां तक है कल की क्लास में मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये रहा ये, ठीक है। तो याद रखिएगा अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है। अब सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मुझे याद नहीं रहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख के आपको देख के लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग है। तो सबसे पहले इसको छोटा कर दूँ, आ जाओ भैया तुम लोग एक साइड आओ, बहुत बढ़िया। तो अपवर्तनांक अलग अलग चीज़ों के लिए लिख रहा हूँ यार मैं, आप लोग देखिए उसको, म्यू, ठीक है, म्यू अलग अलग चीज़ों के लिए देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आप उसको ज़रा देखिए अलग अलग के लिए मैं म्यू क्या क्या लिख रहा हूँ, देख के लिख दे रहा हूँ। कुछ चीज़ों को तो याद रहता है, कुछ चीज़ों को नहीं याद रखता, एग्जैक्ट वैल्यू लिखना ज़रूरी है। वाटर के लिए, पानी के लिए जो अपवर्तनांक है वो है 1.33, ठीक है। क्राउन ग्लास के लिए जो होता है, ग्लास का टाइप है यह, क्राउन ग्लास के लिए जो होता है वह है 1.52, ठीक है। और इसके बाद फ्लिंट ग्लास के लिए है जो, फ्लिंट ग्लास के लिए जो है वो है 1.62, ठीक है। डायमंड के लिए जो है, डायमंड के लिए जो है, हीरा के लिए वो 2.42, हवा के लिए, एयर के लिए जो है वह है 1.000043, और निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए यह है आपका 1, ठीक है। तो इन वैल्यूज को याद रखिएगा यार, ये पूछ ली जाती हैं, ठीक है। मैं जानबूझ के एक ही जगह सबको एक ही जगह पे इसी पेज पे लिख रहा हूं ताकि आपको सब कुछ मिलता चले और आप उसको बड़ा बड़ा कर करके देखते चलो एक पेज पर, ठीक है। अब इतना अच्छा सुविधा मिला हुआ है, बोर्ड का भी मैं इस्तेमाल कर लूँ, तो आपको ये समझ में आया किस प्रकार से ये चीज़ें हो रही हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स जरा देख लेते हैं, किसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे लिखना होगा लिख लेना, वैसे मैं आपको यहाँ समझाई दे रहा हूँ ऐसे कि कोई टब है, पानी भरा हुआ है, उसके तल पर पड़ा एक सिक्का है, वह आपको हल्का उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ क्या लगेगा, ठीक है। वह किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। चम्मच किसी ग्लास में पड़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, कांच वाला ग्लास है, तो बाहर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह क्या है, यह जो है मुड़ा हुआ है, यह क्या है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा आपको ऐसे एग्जाम्पल बताऊं कि अगर मछली अगर दिख रही है, किसी तालाब में मछली अगर दिख रही है और आपको निशाना लगा करके अगर उसको शूट करना है, मारना है, तो आप नीचे हल्का निशान लगाएंगे कि ऊपर लगाएंगे, ठीक है। मछली आपको दिख रही है पानी में और आपको उसको मारना है, तो आप हल्का नीचे एम करके मारेंगे या हल्का ऊपर एम करके मारेंगे, या जहां दिख रही है वहीं मार दोगे, ठीक है। तो भैया आप देख रहे हो पानी है, पानी में क्या है, मछली दिख रही है, तो मछली इसका मतलब आपको हल्की ऊपर दिख रही है, वो वास्तव में कहाँ है, थोड़ी सी नीचे है, तो आपको नीचे निशाना लगा करके मारना पड़ेगा। भाई पानी में है तो आपको हल्की क्या लग रही है, ऊपर ही दिख रही है, और ऊपर दिख रही है तो इसका मतलब वह असली में कहाँ है, नीचे है, तो आपको थोड़ा नीचे देख करके निशाना लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, समय से पूर्व सूर्योदय और समय के पश्चात सूर्यास्त, ये किसके उदाहरण हैं, यह हैं आपके पर अपवर्तन के उदाहरण। जरा देखिए ये चीज कैसे हो रही, मैं आपको थोड़ा समझाए दे रहा हूं। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी की परतें हैं, जो आपकी वायुमंडल की जो परतें हैं वो ये सब हैं, ठीक है। और ये रहा सूरज, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है पर यह सूरज की रोशनी मान लीजिए यहां तक तो आ ही रही है ना, ऐसे आई। अब ये क्या होगा, मैं यहां पे सुनहरा सा ये खड़ा हुआ हूं छोटा सा, अब ये इस परत से मुड़ेगी, ठीक है।
अब इस परत से हल्का सा मुड़ी, क्योंकि सब परतों की अपनी अपनी मोटाई है, मुड़ते 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 क्या हो गया, ये ऐसे चली आई। समझ रहे हो, मुड़ती है ना लाइट तो, क्यों? क्योंकि निर्वात से, वैक्यूम से कहाँ आ रही है, पृथ्वी पर आ रही है ना। पृथ्वी पर जा नहीं रहे हो, वैक्यूम से तो सब घना ही है, निर्वात से तो सारी चीजें यहाँ पर डेंस ही हैं, तो लाइट इस तरह से मुड़ते मुड़ते यहां आ जा रही है। तो समय से पूर्व सूर्यास्त और समय से पूर्व सूर्योदय, सॉरी, समय से पूर्व सूर्योदय और समय के पश्चात सूर्यास्त, ठीक है। यह किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। किसी को कोई दिक्कत कुछ बताए, जो चीजें बताई मैंने आप सभी लोगों को उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, वो भी इन्हीं परतों की घनत्व के कारण होता है, ठीक है। आप देखेंगे जब कि अगर बहुत साफ मौसम है ना, तो आपको क्या लगेगा, हालांकि परतों की मोटाई अपनी अलग अलग रहती है, तो उस दौरान कम टिमटिमाते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मौसम दूसरे तरीके का है तो आपको क्या दिखेंगे, तारे दिखने चाहिए, लेकिन वो क्या होंगे, टिमटिमाते हैं। तो तारों का टिमटिमाना, समय से पूर्व सनराइज और समय के पश्चात सनसेट, पानी में पड़ा चम्मच टेढ़ा दिखाई देना, मछली का मारना, तल पर पड़ा सिक्का हल्का ऊपर उठाई देना, ये सब किसके उदाहरण हैं? बहुत अच्छे उदाहरण हैं आपके, क्या हैं? अपवर्तन के उदाहरण हैं, जिसको आप कहते हो रिफ्रैक्शन। और वह किसके ऊपर निर्भर, आपको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बताया, तमाम और चीजें बताई मैंने जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं जरा, और जरा देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जरा देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट टर्म्स में TIR भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भैया? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। अब जरा देखिए यहां पे क्या सीन हो रहा है, क्या केस हो रहा है, उसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। आपको मालूम है परावर्तन क्या होता है? परावर्तन वह प्रक्रिया है कि एक लाइट जिस माध्यम से जा रही उसी माध्यम में लौट करके वापस आए, दूसरे माध्यम में ना जाए पहले तो, ठीक है। तो इसको कहा जाता है परावर्तन। अब पूर्ण तरीके से परावर्तन कैसे हो रहा है उसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलो भैया आ जाओ इधर, बना रहा हूं, हाँ देखना, ये केसेस बना रहा हूं यहां, जरा ध्यान से देखो सब लोग। पूर्ण आंतरिक केस का केस बना रहा हूं समझने के लिए तुम्हारे, बाकी मुझे क्या, मैं तो उदाहरण बता करके चल दूंगा अभी, ठीक है। लाइव हो, लाइव क्या है कि एक तरीके से प्रीमियर है, तो जाहिर सी बात है सब लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके देखो, और जिसको नहीं देखना है मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है बात। ये मान लो सब एक ही तरीके के हैं, ठीक है। प्रकाश यहां से चला, अब भाई ये ग्लास है, मान लो कांच है, तो ये जाहिर सी बात है कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है, तो अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब के पास? अभिलंब से दूर जाएगा, तो अभिलंब से दूर गया, ठीक है। ये मान लेते हैं यह कोण जो था ये θ1 था, क्या था कोण? θ1। अब हमने यह कोण और बढ़ाया, हमने यह कोण क्या काम किया? और बढ़ाया,
इसका नाम लग दिया θ2, ऐसे हुआ। एक केस और देखिए, हमने कोण और बढ़ा दिया, हमने कोण ऐसे कर दिया और θ3, तो ये लाइन ऐसे आने लगी, इसके ऊपर आने लगी। आप देख रहे हैं ना, कोण बढ़ाते जा रहे थे, ऐसे शिफ्ट और बढ़ाया, ये और शिफ्ट, ये और बढ़ाया, इसके ऊपर आ गई, लाइनिंग पर आ गई। और बढ़ा देंगे, अगर इससे ज्यादा कर देंगे अगर आप, तो ये क्या काम करेगी, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी θ4। तो यहां से जो है, यहां से TIR शुरू हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस केस से चालू हो जाता है जब यह रेखा जो है, जब जो यह लाइट है, यह इसकी सरफेस को फॉलो करने लगे। जैसे ही यह चीज होने लगे, आप समझिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शुरुआत हो गई। और जिस कोण पे यह चीज होना चालू हो जाती है उसको कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। तो जो यहाँ θ3 है, इसको θC भी लिख सकते हैं, दूसरे भाषा में क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भैया, क्रांतिक कोण। क्लियर है बात, क्या बोला जाता है, क्रांतिक कोण। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आया क्रांतिक कोण। तो TIR कब होगा, TIR होगा कब, जब जो कोण है, जिस कोण पर वह प्रकाश जाकर के टकरा रहा है उससे, वह या तो उससे बड़ा हो या तो किसके बराबर हो, θC के बराबर हो। क्रांतिक कोण के या तो बराबर हो जाए या तो उससे ज्यादा हो जाए, तब जाकर के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, वरना तो नहीं होगा। क्या यह बात सारी समझ में आई है, ठीक है। अब यहां से जरा देखिए क्या क्या चीजें बनेंगी और क्या क्या चीजों से सवाल पूछी जाएगी। तो आप, उम्मीद कर रहा हूं ये सारा चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग क्रांतिक कोण होते हैं, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग क्रांतिक कोण होते हैं। तो जरा देखिए, मैं देख लेता हूं, क्योंकि ये क्या है कि ये सब वैसी चीजें हैं आपका, ठीक है। तो जैसे अगर मैं क्रांतिक कोण की बात करूं, θC, तो जरा देखिए सबके लिए क्या क्या रहता है। वाटर के लिए जो है, ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। वाटर के लिए जो होता है वह होता है 48.75 डिग्री, ठीक है, जनरली। क्राउन ग्लास के लिए है आपका, क्राउन ग्लास के लिए है आपका 41.14 डिग्री। फ्लिंट ग्लास के लिए जरा देखिए, फ्लिंट के लिए, फ्लिंट ग्लास जिससे लेंस वगैरह बनाए जाते हैं, उसके लिए है आपका 37.31 डिग्री। और एक आता है आपका डायमंड, हीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमंड। तो डायमंड के लिए भैया 24 डिग्री, क्या है, 24 डिग्री। डायमंड के लिए क्या है, 24 डिग्री है। तो ये याद रखिएगा, ये आपको चीजें याद रहनी चाहिए, है ना। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि क्रांतिक कोण अलग अलग के लिए कितना है। तो ये क्रांतिक कोण आपको याद रखने की जरूरत है। अब इसके जरा उदाहरणों की बात करते हैं, जो कि बेसिकली, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। देखिए, सबसे पहला उदाहरण मरीचिका, जो पानी वगैरह दिखती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण। दूसरा, जो कि एक समझिए, एक नए एरा की जो शुरुआत होने जा रही है, उसी पर होने जा रही है, उसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल इस समय बहुत ही धड़ल्ले से कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह में किया जा रहा है, इंटरनेट सिस्टम्स में किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रोसेस है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। सिग्नल्स को इसी के रूप में भेजा जा रहा है। और सिग्नल, सबसे खास बात क्या है, जरा आप ध्यान से देखिए, कोई भी सिग्नल की हानि नहीं होती है, जितना दे रहे हैं उतना ही पहुंचता है। दूसरा कि सिस्टम, बहुत ज्यादा ह्यूज सिस्टम नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है। पावर भेजने में कम लगती है, पावर भेजने में कम होती है, और बहुत ही रिलायबल है, भरोसेमंद है, बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद है यह, ठीक है। तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भैया TIR इनमें से किस में होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मरीचिका ये हुआ। रेनबो, जो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, इंद्रधनुष जो बनता है, उसकी अगर बात करूं
तो इंद्रधनुष जो बन रहा है उसमें भी क्या हो रहा है, मेनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन याद रखिए इसमें एक दो चीजें और होती हैं, इसमें क्या हो रहा है, अपवर्तन भी होता है। क्या होता है, अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं यहां कह रहा हूं रेनबो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज है जिसमें तीनों चीजें हो रही हैं। क्या क्या हो रहा है, एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, दूसरा क्या हो रहा है, यह वर्ण विक्षेपण होता है, और तीसरा एक चीज यह भी होती है, मतलब सीरियल अगर देखें तो ऐसे होता है। देखिए पहले होता है अपवर्तन, फिर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर होता है वर्ण विक्षेपण, जो रंगों में वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर आपको आ रहा है, ठीक है, तो वैसे तो आप डिस्पर्जन डालिएगा, वर्ण विक्षेपण डालिएगा, और मान लीजिए वर्ण विक्षेपण ना हो तो उसके बाद सबसे सही आंसर आपका क्या है, यह सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बाद अगर डालना हो तो आप अपवर्तन डाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है ना, ये रेनबो वाला आपका सिस्टम। ठीक है, तो क्या यहाँ से आपको अपवर्तन के सारे जो और चीज़ें थी वो समझ में आई हैं? उम्मीद कर रहा हूँ सबको सारी चीज़ समझ में आई होगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत कर रही होगी। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके लिख करके ज़रूर बताएं। अब देखेंगे उसको और क्या किया जा सकता है। ठीक है, और तो कुछ मेरे पास तरीका नहीं है, उसको मैं आपको आगे चल कर सही ही करा सकता हूँ। ठीक है, क्या चलो भैया एक आध क्लास में और ले करके इसको, इस चीज़ को हम क्या काम करें, पूरा वो सही करा दें। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया आप सभी लोगों को? ठीक है, चलिए, तो बेसिकली इसका उदाहरण आपको यही याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के यही एक दो उदाहरण हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं, तो उनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेनबो पर। ठीक है, रेनबो पर यहीं पे आपको मैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बताऊंगा, यहीं पे आपको मैं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकंड बस मैं पानी पी लूं। मजा आ रहा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में इतना तो लिख के बता ही सकते हो मुझे कि ये भी नहीं बता पाओगे, उसमें भी दिक्कत है आपको, हाँ उसमें भी दिक्कत है। चलिए, रेनबो, इंद्रधनुष किस चीज पे डिपेंड कर रहा है वो जरा देखिए। वर्ण विक्षेपण, कोई बात नहीं है, क्लास लंबी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ण विक्षेपण चीजें समझ में आनी चाहिए। वर्ण विक्षेपण, ठीक है, वर्ण विक्षेपण। अब वर्ण विक्षेपण में क्या हो रहा है जरा देखिएगा। व्हाइट लाइट जो है आपकी, व्हाइट लाइट, कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट जो है आपकी, जो श्वेत प्रकाश है, उसका 7 कलर्स में बंटना, 7 रंगों में बंटना, क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसको अंग्रेजी में डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी कहा जाता है इस चीज को। ये सुनने वाली चीज है और समझने वाली चीज है, मैं लिखा करके इसको मैं नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, आप ये जो नाम याद देख रहे हैं इसको देखिएगा आप। विबग्योर, बहुत से लोगों ने सुना होगा, चीजों को देखा हो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से और कान खोल के सुनिए, जितने लोग ये चीजें देख रहे हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब है
कि प्रकाश का 7 रंगों में बंटना, प्रकाश का 7 रंगों में बंटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब यह प्रकाश 7 रंगों का बना हुआ है, तो आप इसको एक्सपेरिमेंटली आप प्रिज्म से पास करा करके देख सकते हैं, वहां पर भी 7 रंग बटेंगे। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से पास कराया गया तो जो 7 रंग निकले वो यही निकले। यह याद करने के हिसाब से ठीक लिखा है, यह याद करने के हिसाब से सही लिखा है, सटीक लिखा है विबग्योर की ये 7 रंग होते हैं। पर मेरे भैया यह पैटर्न नहीं बनता है प्रिज्म में कि पहला बनेगा बैंगनी, जी नहीं। याद रखिएगा, जब प्रिज्म से ये लाइट पास कराई गई तो जो 7 रंग बटे हैं आपके, ठीक है, जो भी 7 रंग आपके बट रहे हैं, तो जो सबसे पहला कलर स्टार्ट होता है वो रेड से शुरू होता है, इधर से शुरू होता है, फिर आता है ऑरेंज। ठीक है, तो जो रंगों की शुरुआत होती है वो इधर से होती है। याद करने के लिए विबग्योर ठीक है, लेकिन अगर प्रिज्म से पास कराएंगे तो सबसे पहला लाल, फिर क्या है नारंगी, जिसको आप ऑरेंज कह लीजिए, उसके बाद पीला येलो, फिर इसके बाद हरा ग्रीन, उसके बाद ब्लू नीला, इसके बाद इंडिगो जामुनी, इसके बाद बैंगनी वॉयलेट। तो सबसे लास्ट में कौन सा कलर आएगा? वॉयलेट आएगा, ये याद रखिएगा। रेनबो भी जो बनता है वह इसी तरह से बनता है, पर रेनबो 2 तरीके का होता है। रेनबो यहां 2 तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। एक होता है प्राथमिक रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। जो प्राथमिक इंद्रधनुष रहता है उसमें कहां से स्टार्ट होता है? वह आर से स्टार्ट होता है, ROYGBIV, ये इस तरह से होता है। लेकिन जो द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है उसमें यही सीरियल फॉलो होता है, VIBGYOR। ठीक है, पर अगर प्रिज्म जो इसका एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो देखा जाता है, जो कि 7 रंगों में बंटता है, तो जो सबसे पहली पट्टी बनती है वह लाल की ही बनती है। क्या यहां तक बात सारी समझ में आई? कोई दिक्कत? तो रेनबो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का। क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का बहुत ही अच्छा उदाहरण है रेनबो आपका, जो कि जरूरी है, आपको इसमें यही चीज देखनी थी बस। ठीक है, अब जरा इन रंगों की बात कर लेते हैं। इन रंगों से किस तरह से सवाल बनते हैं वो जरा देखिए। तो आपने ये 7 रंग देख लिए, पहला कौन, ये इस तरह से तो याद हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखिएगा, यहां पर मैं आपको एक दूसरा कंसेप्ट बता रहा हूं जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, फैलाव कह रहे हैं लाइट का, प्रकाश का फैलाव किस तरह से होता है। आसमान नीला दिखाई देता है वगैरह वगैरह, ये सब के जो सवाल है मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करा रहा हूं, उसको जरा सुनिएगा। सबसे कम फैलता है लाल, सबसे कम फैलता है लाल। तो यहां पे मैं इस चीज को ऐसे छोटा कर रहा हूं और यहां पे और चीजें आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। तो याद रखिएगा, यहां पे नाम मैं लिख रहा हूं बड़े बड़े, ताकि आपको सारी चीजें समझा सकूं। VIBGYOR। ठीक है, जब आप इधर से चलेंगे ऐसे, तो क्या है? यह वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ है। लैम्डा जिसको कह रहे हैं तरंग दैर्ध्य। तो ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य का क्रम है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका? लाल का। तो अगर ऐसे लिखूं, लैम्डा R सबसे ज्यादा, लैम्डा O उसके बाद, लैम्डा Y, लैम्डा G, है ना, इसके बाद लैम्डा ब्लू, इसके बाद लैम्डा I, इसके बाद लैम्डा V। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी है? लाल की है। तो यह बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य का क्रम लिखा हुआ है।
तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य मतलब सबसे कम फैलेगा। तो सबसे कम कौन फैलेगा? सबसे कम स्कैटर करेगा, सबसे कम फैलेगा, सबसे कम फैलेगा। मैं यही लिख दे रहा हूं, लैम्डा सबसे कम तरंग दैर्ध्य, सबसे कम किसकी? बैंगनी की, सबसे ज्यादा फैलेगा, सबसे ज्यादा फैलेगा। सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? सबसे ज्यादा यही फैलेगा। क्लियर है बात आप सभी लोगों को? तो सबसे ज्यादा मेरे भैया कौन फैल रहा है? सबसे ज्यादा फैलेगा आपका क्या? बैंगनी। और तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी है? बैंगनी की है, इन 7 रंगों में। दूसरा, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा दूरी तक कौन चला जाएगा? दिखाई दे देगा, क्योंकि फैलेगा है ही नहीं। तो इस वजह से लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नलों में, ऊंचे टावरों पे, ताकि कोई चीज दूर से देखने के लिए लाल रंग सबसे आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। इस वजह से ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पे चीजें स्पष्ट रूप से देखी जाए, जैसे सिग्नल हुआ, ट्रेन के सिग्नल हुए, एरोप्लेन की टेल लाइट्स हुई, बड़े बड़े आपके टावर्स हुए, ठीक है, तमाम तरीके के जो घरों में भी जो लाइटें रहती हैं, जहाँ फ्यूज वगैरह रहता है वहां पर लाल लगाया जाता है, गाड़ियों की टेल लाइट लाल कलर से जलती है, ताकि यह सबसे दूर ज्यादा देखा जा सके, सबसे दूरी से देखा जा सके। ठीक है, तो लाल रंग को सबसे दूरी से ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और यह फैलता सबसे कम है। सबसे फैलने वाला कौन है मेरे भैया? सबसे फैलने वाला ज्यादा कौन है? वह है बैंगनी। लेकिन यह सबसे ज्यादा फैलते हुए भी आसमान का रंग क्या होता है? आसमान का रंग नीला दिखाई दे रहा होता है। क्यों ऐसा होता है? बैंगनी क्यों नहीं दिखाई दे रहा होता है? नीला क्यों दिखाई देता है? जबकि बैंगनी सबसे ज्यादा क्या कर रहा है? फैल रहा है। इसके बावजूद भी नीला दिखाई दे रहा है। हमें तो क्या दिखाई देना चाहिए? वॉयलेट दिखाई देना चाहिए आसमान। तो उसके लिए यहाँ एक कारण दूसरा है, उसको मैं समझा रहा हूं, जरा आप उस चीज को समझिए कि आसमान नीला इस वजह से दिखाई देता है, फैलता सबसे ज्यादा क्या है? बैंगनी है। लेकिन इन रंगों की मात्रा अलग अलग है। अपनी मात्रा मतलब मान लीजिए कोई 1 किलो है तो कोई 2 किलो है, इस तरह से ऐसे समझिए। तो बैंगनी की मात्रा नीले के हिसाब से काफी कम है। फैल सबसे ज्यादा क्या रहा है? बैंगनी ही फैल रहा है, लेकिन उसकी मात्रा बड़ी कम है, तो वो ज्यादा फैल के भी कुछ अपना असर दिखा नहीं पा रहा है। लेकिन बैंगनी फैल भी नीला फैल भी ज्यादा रहा है, और उसकी मात्रा क्या है? फैल तो ज्यादा रहा है पर वॉयलेट के हिसाब से कम फैल रहा है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी ज्यादा है कि वो अपना असर ज्यादा दिखाई दे पा रहा है। ठीक है, अपना असर वह ज्यादा कायम कर पा रहा है, क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है बैंगनी के हिसाब से। फैल तो सबसे ज्यादा बैंगनी ही रहा है, लेकिन नीला इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि बैंगनी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा फैल रहा है तो इंडिगो, इसकी भी मात्रा कम है, इसके बाद ब्लू का ही नंबर आ रहा है, नीले का ही नंबर आ रहा है। तो नीले की मात्रा इन दोनों से काफी ज्यादा है, इस वजह से वो अपना असर ज्यादा दिखाई दे पा रहा है। समझ रहे हैं बात? अच्छा, और जरा आगे सुनिए। सुबह के समय सूर्य ऐसे लाल टमाटर जैसे दिखते हैं, सूर्य देवता, और शाम के समय भी इस तरह से चीजें हो जाती हैं। तो बहुत से लोगों का यह सवाल है कि सर सूर्योदय के समय तो सबसे ज्यादा तो फैलता तो नीला है और लाल तो ज्यादा फैलता ही नहीं है, तो क्यों लाल दिखाई दे रहा है? उसके लिए भी कारण सुनिए। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो हमारे और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो सबसे ज्यादा रहती है। तो उस दौरान क्या होता है कि लाल की ही औकात पड़ पाती है दूर तक आने के लिए, बाकी रंग अपना दम तोड़ देते हैं, है ना? बाकी रंग अपना इतना असर नहीं दिखा पा रहे हैं मेरे भैया। और लाल क्या है? उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो वह सबसे ज्यादा दूरी तक चला पा रहे, ये उसका कारण है। दूसरा कारण यहां पे और सुनिएगा आप, यहां पर अब आगे यह देखने वाली बात है कि ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो E बराबर hc बाई लैम्डा, E बराबर hc बाई लैम्डा, ये एक सूत्र है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तो अगर मैं ऐसे कहूं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा, तो क्या गलत होगा क्या? नहीं, कोई गलती नहीं होगी। तो लैम्डा जिसका जितना ज्यादा उतना ही उसकी ऊर्जा कम, तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी? E मिनिमम।
ई मिनिमम, क्योंकि लैम्डा सबसे ज्यादा है तो उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, तो यह रेड की होगी। सबसे कम ऊर्जा किसके पास होगी? लाल के पास होगी। और मैक्सिमम ऊर्जा किसके पास होगी? जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा वह हो जाएगी आपकी वायलेट के पास, बैंगनी के पास। क्या हो जाएगी? वायलेट के पास, बैंगनी के पास। क्या यहां से चीजें सारी समझ में आई? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लग रहा किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत होगी आपको। ठीक है बात। अब इसके बाद का जो टॉपिक है उसको जरा सुनिए आप। वहां लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसको दिया था यंग महोदय ने। यंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको केवल और केवल इसके उदाहरण याद रखने हैं और इससे ज्यादा आपको इसका कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके उदाहरणों में जरा देख लीजिएगा आप। जैसे सीडी की डिस्क देख रहे हैं, डीवीडी प्लेयर, उसको आप किसी एंगल से देखेंगे तो आपको बहुत रंग बिरंगी दिखाई देगी। वह किसका उदाहरण है? इसका उदाहरण है। तेल की परत चमकीली दिखाई दे रही होती है, वह भी किसका उदाहरण है? इसका। तो जैसे डीवीडी प्लेयर का जो डीवीडी डिस्क कलरफुल जो दिखाई देती है ना, कलरफुल दिखाई देती है। ऑयल फिल्म जो परत है ऑयल की, ऑयल फिल्म, ये भी कलरफुल दिखाई देती है। ये भी क्या दिखाई देती है? कलरफुल दिखाई देती है। इसके बाद अगर आएंगे तो आप देखेंगे जो साबुन का बुलबुला होता है, ठीक है ना, सोप बबल, वो भी रंग बिरंगा दिखाई दे रहा होता है रोशनी में। तो ये सब किसके उदाहरण है आपके? इससे यही पूछेगा, इससे अंदर वो जाएगा नहीं आपके लिए। आप इतना टेंशन मत लीजिए इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण है। डीवीडी, तेल की परत का चमकना और आपका सोप बबल, साबुन का जो बुलबुला है उसका चमकदार प्रतीत होना। ठीक है, ध्रुवण मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। ध्रुवण क्या था उसका, वही एक उदाहरण बहुत अच्छा सा था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, 3D चश्मा। ठीक है, इंटरफेरेंस के मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। एक्चुअली व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण मतलब एक ही सोर्स से दो अलग चीजें निकलती हैं, तो वो क्या करती हैं? परत दर परत, वाइट फ्रिंज, ब्लैक फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, इस तरह बनाती हैं, जिसको संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। तो उसमें आपको इतना ज्यादा जाने की अंदर जरूरत नहीं है, वो आएगा भी नहीं आपके एग्जाम में। बस इतना याद रखना व्यतिकरण के उदाहरण क्या है, बस इससे ज्यादा आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसा लग रहा है आज का लेक्चर? ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। लेंस, जो आपके लेंस हैं, लेंस बेसिकली आपके पूछे जाते हैं, उनसे सवाल पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। उनके उदाहरण बहुत ऐसे कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, है ना। तो उनको कल मैंने न्यूमेरिकल सेक्शन में रखा हुआ है, सवालों के सेक्शन में रखा हुआ है। तो कल हम दर्पण से बनने वाले सवाल, जो हमने पूरा प्रकाश पढ़ा है, इसके थ्योरेटिकल सवाल भी रहेंगे कुछ, उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल रहेंगे कल। ठीक है, तो कल की क्लास मत छोड़िएगा, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो उसमें क्या है कि सवाल जितना भी आपका प्रकाश से और कुछ बन सकता है उसमें रहेंगे वो चीजें। ठीक है, आंख में अलग से पढ़ाऊंगा, आंख के लिए आपको डिफेक्ट याद करने की जरूरत है, वो छोटा सा सवाल है आंख, और उसके सवाल नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी कवर कर दूंगा। ठीक है, मैं लाइव तभी आऊंगा अब जब मैं इधर, जो मैंने आप लोगों सभी से प्रॉमिस किया है कि इन सारे टॉपिक्स को करा दूं, क्योंकि बच्चों का एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, मैं इसके बाद ही आऊंगा ताकि आप एक अच्छी स्थिति में हो जाए, वो टॉपिक्स आपको करा दूं इतना। और जिन लोगों ने पहले ना देखा हो यार, प्लीज आप जाकर उन लेक्चर्स को देखिए, सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं, आप समझिए मेरी बात को, है ना, आप समझिए इन चीजों को। मैं बोलूं क्या अब आपसे, पूरा एकदम सीधा डिट्टो सवालें आ रही हैं लेक्चर से, जो मैं बोल रहा हूं, जो समझा रहा हूं, आप प्लीज उसको ध्यान से सुनिए, माइंड सेट करके सुनेंगे तो सारी चीजें याद हो जाएंगी। कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कोशिश करता हूं जितना आसान करके पढ़ा सकूं, आप सभी लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज का लेक्चर बस इतना ही रोकता हूं, है ना। यूट्यूब की क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, पेड पे चलती है तो वो चला जाता है 1-1.5 घंटा, वो अलग इशू है, क्योंकि वहाँ बच्चा को देखना ही रहता है, पैसा दिया रहता है बेचारा, तो वो देखता ही है, पर भगाते उसमें भी नहीं है। लेकिन क्या रहता है ना कि एक टाइम लिमिट रहता है ना यार, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ सिलेबस से। ठीक है, तो अच्छा कमेंट करिएगा, और कल प्लीज़, कल टेस्ट रहेगा प्रकाश का, ज़रूर आना।
50 क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए हैं प्रकाश के लिए, उससे बाहर कुछ देखने की जरूरत नहीं। उन 50 क्वेश्चनों में पूरा प्रकाश कर ले जाओगे, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा चारों तरफ। ठीक है, तो आज्ञा हो तो चलूँ, आज संकल्प ले लो यार, पहला दिन है साल का, और कोशिश करो सिलेक्शन ले लो। बस इतना ही कहूँगा आप सभी लोगों से, बाकी और कहानियाँ तो बहुत हैं, बाद में बात करेंगे उसके पीछे, है ना। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोग जुड़े रहें, प्रकाश को आपने बहुत अच्छे से देखा। जिन लोगों ने ना देखा हो प्लीज़ देखें। जो लोग ये छोड़ रहे हैं वो वाकई में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन चलिए, फिर भी देख सकते हैं, जिसके भाग्य में जो है वो तो है ही, है ना। चलिए, नमस्कार, कल मुलाकात करता हूँ टेस्ट में।